सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपको देती हूं सीबीएसई और उससे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स का सबसे पहले नोटिफिकेशन। चाहे वो हो कोई स्कूल मैनेजमेंट एक्टिविटी, हो कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन, या हो कोई टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप, या फिर हो सीबीएसई के द्वारा कंडक्टेड कोई ना कोई एग्जाम। तो चलिए फिर आज बारी है एक बार फिर सीटेट की इस आंसर की सीरीज में हिंदी की भाषा एक के सॉल्यूशन की। तो भाषा एक हिंदी का मैं आपके लिए पूरा सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ, आंसर की उसकी लेकर आई हूँ। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके जो आंसर्स हैं वो कितने सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको टाइमली मेरी वीडियोस मिलती रहें। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में, जो कि भाषा एक लैंग्वेज एक, जिन्होंने हिंदी में लैंग्वेज एक को चूज़ किया था उनके लिए ये है। और एक बार और बता दूं, ये जो है मेरे पास ये सेट एल है, पेपर 1 है, मतलब ये प्राइमरी वालों वाला पेपर है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, मन के शुद्ध और सात्विक विचार, आंतरिक स्वच्छता के आयाम है, बाह्य स्वच्छता, अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पर्यावरण अच्छी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता और मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। मतलब कुल मिलाकर ये जितना भी पूरा निबंध है जो ऐसे दिया गया है, इसमें दोनों चीज़ों की बात की गई है, विचारों और भावों की भी बात की गई है, साथ में शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता की भी बात की गई है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए मार्क, जो रेड मार्क्स लगाए हैं, वो ऐसे लगाए हैं कि 2 या 3 कोई भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा बोर्ड पर कि वो किसको सही मानेगा। अदरवाइज इस पे आपको बोनस मार्किंग भी हो सकती है अगर बोर्ड चाहे तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। इस वाक्य का क्या आशय है? तो चलिए पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। बिल्कुल नहीं, आंतरिक स्वच्छता मूलाधार और स्वतंत्र ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, ये है, बट उतना ज्यादा सटीक नहीं बैठ रहा है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का बन जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। बुनियादी में प्रत्यय है, तो बुनियादी का जो प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला, तो ये हो जाएगा आपका ई। ठीक है, बुनियाद प्लस ई, बुनियादी। 94 पर चलते हैं, तो कहता है कि समूह से भिन्न शब्द है, स्वच्छ, स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, है ना। तो एक बात आप इसमें ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चों ने लगाया है कि 4 सम्मान इसका सही आंसर होगा, पर बिल्कुल गलत है। ये जो आंसर इसका सही होगा वो होगा स्वच्छ। ठीक है, क्योंकि स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान ये सब आपके जो है संज्ञा में जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है आपका एडजेक्टिव जा रहा है, स्वच्छ विशेषण जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर देखें, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। क्या आंतरिक स्वच्छता से संबंधित क्या नहीं है? निर्मल विचार, ये तो बिल्कुल आंतरिक स्वच्छता के अंतर्गत ही आते हैं। शांति, प्रेम, शिक्षा जो है वो आंतरिक स्वच्छता का स्वरूप नहीं है, आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए, बुनियादी आवश्यकता है। बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार बिल्कुल हो सकते हैं। बाहरी स्वच्छता और निर्मलता बिल्कुल हो सकता है। भीतरी स्वच्छता और निर्मलता बिल्कुल हो सकता है। पर बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता ये बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है, क्योंकि बाकी के 3 में आप देख रहे हैं कि किसी एक को छोड़ दिया गया है, पर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा? तो भाई वैधानिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं दिख रहा है आपको? तो देखिए, जन्मजात गुण, बुनियादी आवश्यकता, बाह्य शिक्षा, शिक्षा और पर्यावरण दोनों जो है संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, तो दोनों जो है विशेषण और विशेष नहीं है। तो हेंस हमारा जो आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य बताया गया है निबंध में, या उस जो अनसीन पैसेज जो उसमें दिया हुआ है। मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। दमन करना ये क्या होता है भाई? नहीं, ये नहीं।
दमन क्यों करेंगे? मन में कोमल भाव जगाना हो सकता है, मन के बुरे भावों को दूर करना हो सकता है, मन की कल्पना को उड़ान देना नहीं हो सकता। तो दोनों में से जो सटीक आंसर बैठ रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर 3, मन के बुरे भावों को दूर करना, स्वच्छता, है ना। भाव जगाना कुछ अलग चीज होती है और दूर करना, स्वच्छता का मतलब होता है हटाना उस चीज को, तो दूर करना। तो आपका जो ऑप्शन 3 है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। चलिए चलते हैं, एक जो कविता 100 से 105 तक है क्वेश्चन वो भी पढ़ लेते हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने सब स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो इस तरीके से इस जो है पोयम को यहाँ पर रखा गया, कविता यहाँ पर रखी गई है। चलिए आइए इसके क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्व प्लस अभिमान इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। कविता में छल की बात की गई है, कविता में किस छल की बात की गई है? तो कौन सा छल था भाई? व्यापारी हमें गुलाम बनाने का ये जो छल था, मतलब जो अंग्रेज जो आए थे हमारे भारत में, वो क्या बनकर आए थे? व्यापारी बनकर आए थे और बाद में उन्होंने हमें अपना क्या बना लिया था? गुलाम बना लिया था। उसी छल की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए प्रश्न नंबर 102 की ओर। तो 102 कहता है कि आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? भाई किसे दिया जाता है? वीरों के बलिदान को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 103 की ओर चलते हैं। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए नीति में अगर आप एक मिला देंगे तो ये कुछ वर्ड बन जाएगा नैतिक, है ना। जैसे कि विधि का एक में आप मिला देंगे तो विधान में आप एक ऊपर मिला रहे थे तो वैधानिक बन रहा था, नीति में एक मिला देंगे तो नैतिक बन जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के ऊपर। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित हो रहा है? तो किस अंश में हो रहा है भाई? लंबी चली लड़ाई थी, है ना, इसमें हो रहा है, इसका अर्थ यही निकल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के ऊपर। देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया? बहुत सारा धन दिया गया? बिल्कुल नहीं, धन नहीं दिया गया था। शस्त्रों का निर्माण किया गया? नहीं। वीरों की भर्ती की गई? नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? अपने जीवन की आहुति दी गई, तब जाके हमने देश में अपने स्वतंत्रता लेकर आ पाए हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और अब चलते हैं 106 की ओर। 106 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशील तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, सही नहीं है मतलब इनमें से जो सबसे नेगेटिव आंसर जाएगा उसी को हम क्या कर देंगे? सही ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए, पहला ही पढ़ लीजिए व्याकरण को, उसके नियम। कंठस्थ, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि जब याद आ जाए, रिमेंबर आ जाए, कंठस्थ रटना आ जाए, तो वो सबसे बुरा आंसर वही होता है, सबसे बेकार आंसर वही होता है। और हमको तो बेकार ही आंसर चाहिए क्योंकि नेगेटिव में पूछा है इसमें। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर इसका हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की ओर। 7 कहता है निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अगेन इसमें आपको एक नेगेटिव सेंटेंस छांटना है। बच्चों द्वारा शिशुगीत गीत अलापना किसके तरीके के हैं? अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। ये देखिए कंठस्थ फिर से यहाँ पे आ गया, अतः यही हमारा सही उत्तर है। 108 की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? मतलब इस तरीके से उसने पूछा, अध्यापिका ने बोला कि मैं आप लोगों से सकना जो है आपको एक वर्ड दे रही हूँ सकना, और उससे आपको 5 प्रश्न बनाने हैं। तो भाई क्या वो करना चाहती है, किस गतिविधि से वो जोड़ना चाहती है? तो मौखिक प्रवाह अभ्यास, मौखिक प्रवाह अभ्यास इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 109 की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? अगेन ये एक नेगेटिव उत्तर होगा, नहीं है। तो जो सबसे हट के, जो सबसे नेगेटिव में जा रहा होगा भाई हमको देखना है, प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है।
शिक्षार्थी को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने का मौका मिलना चाहिए। जब आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे तो विधाओं को देखने का मौका मिलना चाहिए। मौका मिलने, जब आप अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को तो वो हमेशा सही होता है, ठीक है। इसके बाद सक्रिय परिवेश के एक्टिव, अगर परिवेश एक्टिवली वो कोई काम कर रहा है, ये भी सही बैठेगा। अध्यापक और दूसरे वैसे पुस्तकालय का आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। भाई आदर्श पठन व्यवहार टीचर करेगा तभी तो बच्चे करेंगे। तो कुल मिलाकर सबसे नेगेटिव चीज आ रही है वो यही आ रही है, आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? तो क्या देता है? ध्वनि विज्ञान निर्देश, है ना। फोनेटिक्स साइंस इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो आपके इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप बताते हैं, अक्षरों और ध्वनि के बीच में। चलते हैं 111 की ओर। कौन सा उपागम या विधि, कौन सा ऐसा मेथड है जो शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य को संबंधित करता है, मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? संबंधित कौन सा है भाई? संप्रेषणात्मक उपागम, ठीक है। 112 की ओर चलते हैं। 112 कहता है कि कौन सा उपागम या कौन सी विधि ऐसी है जो बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। अगेन आपको एक ढूंढना है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव हो। देखो, प्राकृतिक, नेचुरल, ये तो बिल्कुल सही है। श्रव्य भाषिक, ये तो मातृभाषा को करता है। संप्रेषणात्मक मातृभाषा को करता है। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, मतलब जिसमें सिर्फ टीचर अपनी बात को कहे और बच्चों की बात को ना सुने, ऐसा ये जो विधि होती है, मेथड होता है, ये आपके बच्चों को प्रयोग नहीं करने देता आपकी मातृभाषा। भाई जब बोलेंगे ही नहीं तो प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 113 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 113 देख लेते हैं कि क्या बता रहा है हमको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। अगेन ये जा रहा है नेगेटिव आंसर, देख लेते हैं। तकनीकी सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, पाठ्यचर्या सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो तीनों हैं, ये चीजें आप जो है पाठ्य पुस्तक मतलब टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। इन थ्योरीज को आप टेक्स्ट बुक से फॉलो कर सकते हैं, पर तकनीकी सिद्धांत टेक्स्ट बुक को आप टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ सकते, है ना। टेक्नोलॉजी और टेक्स्ट बुक साथ में एक जगह नहीं रह सकती। अगर आप टेक्स्ट बुक को टेक्निकली पढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए अलग एड्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, अलग अलग आपको चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आप तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ पाठ्य पुस्तक आपकी पूर्ण नहीं हो पाएगी। चलते हैं 114 के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? भाई कैसे एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो सीधी सी बात है, विकास के आप विभिन्न आयामों से बच्चों को कार्य को प्रदर्शन करके आप बच्चों के परिवेश को बदल सकते हो या उनके लिए बहुत एक क्रिएटिव सा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 115 की ओर चलते हैं। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, मतलब ये कि लर्निंग में सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? जो बहुत छोटी एज के बच्चे होते हैं उनको। जब आता है मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्या में, भाई सिर्फ जब आ जाए तो सिर्फ हमेशा बेकार आंसर होता है। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। रिपीट, अनुसरण करना, दोहराना, ये बहुत अच्छी टेक्निक नहीं मानी गई है। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपनी हाथों सक्रिय प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मतलब बच्चे करके सीखते हैं। तो ये तो बेस्ट माना गया है अभी तक की टीचिंग स्ट्रैटेजीज में। अगर आप बच्चों को करके सिखाएंगे तो बच्चे उससे ज़्यादा बेहतर और कभी नहीं सीख सकते। तो चौथे भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। वे अपनी कॉपी में अक्षरों को बार बार ट्रेसिंग करें। ये फिर से रिपीटेशन आ गया, तो रिपीटेशन उतना अच्छा नहीं होता। चलिए, तो हमारा आंसर जो है फाइनली वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। 116 की ओर चलते हैं। तो 116 कहता है कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी है, वो क्या कह रही है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? मतलब वो लिख रही है, उसने लिखा है और वो क्या बोल रही है कि अध्यापक को मैं चेक करने से पहले एक बार खुद से रीचेक करूंगी। तो वो किस स्टेज पर है? राइटिंग के किस स्टेज पर? सहपाठी मूल्यांकन इस पे नहीं है, मतलब वो अपने क्लासमेट से चेक नहीं करा रही है। पुनः प्रारूपण, खुद से पूरा प्लान करके दोबारा इरेज करके नहीं लिख रही है। प्रारूपण लिख रही है, इरेज करके नहीं कर रही है। प्रूफ रीडिंग होता है खुद से चेक करना, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग आपका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 117 की ओर चलते हैं और ढूंढते हैं इसका सटीक आंसर।
साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? ठीक है, साक्षरता। अब देख लेते हैं, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध बिल्कुल नहीं, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, दृश्य, साइट, शब्दावली और प्रतिमान की पहचान बिल्कुल सही। साक्षरता आपको तब आएगी जब आप शब्दों को पहचानेंगे और उनको बोलना जानेंगे कि किस चीज को क्या बोलते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज है, डिकोडिंग कोडिंग से आप साक्षर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 118 की ओर। 118 कहता है कि एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। ठीक है, कक्षा 2 के लिए वो कहीं ना कहीं टीचिंग एड्स जुटाना चाहती है, इकट्ठे करना चाहती हैं। निम्नलिखित में कौन सा मापदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? नेगेटिव आंसर ढूंढना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, चयनित सामग्री सिर्फ, यहाँ सिर्फ आ गया, सिर्फ देख के आप समझ जाइए कि ये सबसे बड़ा रॉन्ग आंसर यही है, तो ऑप्शन 1 ही सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है, रीडिंग कॉर्नर। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? ठीक है, तो बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय किस प्रश्न को सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देंगे? तो क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है? भाई इतना बच्चे जानते ही नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस कहते हैं किससे। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? इतना पूछेंगे तो फिर आप बताएंगे क्या? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? भाई ये तो बहुत ही बड़े लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये आप बच्चों से पूछ ही नहीं सकते। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? बिल्कुल सही, ये आप कर सकते हैं। ये आप जो है एक क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सटीक जो है, बिल्कुल उससे रिलेट कर रहा है कि बच्चा जो है उसकी मेंटल एबिलिटी को वो मैच वो बुक्स करेंगी या नहीं। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर के क्वेश्चन पर। और उससे पहले कि मैं आपको इसका आंसर और इसको समझाऊं और पूरी तरह से इसका आंसर बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे एक बहुत बहुत विनम्र जो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो जिससे कि आपको मेरे जो जितने भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिल सकें। और लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और इफ़ अगर आप ये वाली पीडीएफ चाहते हैं कि ये टिक मार्क वाली मार्क्ड पीडीएफ अगर आपको मिल जाए, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर मैं ये सारी पीडीएफ भेज दूँगी। चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए इस कार्य की उद्देश्य क्या है? जांचने के लिए कहा मतलब जब हम एक्सचेंज करा देते हैं बच्चों की बुक, जैसे मान लीजिए एक ही बेंच पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब हमने उन दोनों का टेस्ट लिया और टेस्ट में हमने बोल दिया कि भाई आप इसका टेस्ट कर लो, चेक आप इसका टेस्ट कर लो। तो उसका उद्देश्य क्या, क्यों हम ऐसा करते हैं? पहला काम देखिए, सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विस्तृत पठन का अभ्यास करना, विस्तृत पठन का अभ्यास इससे नहीं होगा। नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, भाई हम कोई न्यू वर्ड्स नहीं दे रहे हैं उनको। संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, स्ट्रक्चरल प्रोसेस भी हम नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है सहपाठी के काम को जांच के कौशल का विकास करना है ना, वो किसी ना किसी चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं वो पढ़ के या समझ के वो गलती अपनी देख सके, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो दूसरे की गलती निकालना सीखे, तभी भाई वो अपनी समझ पाएगा कि उसने क्या गलती की है। ठीक है, तो कुल मिला के जाँच के कौशल का विकसित करना ही इसका सही आंसर है। तो चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही। मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ आपसे, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इसी सीरीज़ में सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस की आंसर की भी डाल दी हैं, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है जी, तो चलती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।